हेलो एवरीवन। सो फाइनली अग्निवीर जीडी की जो हम क्लासेस स्टार्ट कर चुके थे, आपके फुल लेंथ मॉक टेस्ट आ रहे थे, वो आज से कंटिन्यू दोबारा से आना स्टार्ट हो जाएंगे। आज फोर्थ वाला मॉक टेस्ट आपके लिए, फुल लेंथ मॉक टेस्ट आपके लिए आ रहा है। इससे पहले वाली वीडियोस नहीं देखी है, अग्निवीर के नाम से यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट है, वहां पर जाके वीडियोस देख सकते हो। आज का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में पे कहा जा रहा है, विच कंट्री वॉज द फर्स्ट टू ग्रांट वुमेन द राइट टू वोट एंड इन विच ईयर। कौन सी कंट्री ने सबसे पहले वुमेन को राइट दिया था वोट देने का और कौन से साल में ऐसा हुआ था। ये हुआ था न्यूजीलैंड में। सबसे पहले वुमेन को राइट दिया गया था, उन्होंने लड़ा था वहां पे उस चीज के लिए कि हमें वोट देना है, तो राइट टू वोट के लिए लड़ा था। फिर जाके न्यूजीलैंड वालों को 1893 में राइट टू वोट मिला था, वुमेन कैटेगरी की मैं बात करता हूँ। और 1893 लगभग 100 सालों के बाद न्यूजीलैंड में एक वुमेन प्राइम मिनिस्टर भी जो है वो बनकर आए थे सामने। आगे चलेंगे, आज का सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे सामने स्क्रीन में यहाँ पे कहा जा रहा है, विच इंडियन स्टेट हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। सबसे ज्यादा जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है यूनेस्को की, वो इंडिया के कौन से स्टेट में आपको देखने को मिलते हैं? तो इंडिया के महाराष्ट्र में देखने को मिलेंगे, जिसमें से फेमस है अजंता केव्स, एलोरा केव्स, एलिफेंटा केव्स। आपसे जनरल एग्जाम में पूछता भी है ये वाली केव्स कहाँ पर है, ये कहाँ पर है। जो तीन फेमस तो मैंने वहां की आपको बता ही दी। तो सबसे ज्यादा है भी कहाँ पर है? महाराष्ट्र में ही। लेकिन वहां पर दो और भी है, एक चर्च वाला और एक टर्मिनल वाला। अगर आपको पता होगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आज का तीसरा क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में, क्योटो प्रोटोकॉल की बात करेंगे। इंटरनेशनल ट्रीटी है, ये क्वेश्चन शायद से पहले भी डिस्कस हुआ है। तो ये क्लाइमेट चेंज को लेकर है क्योटो प्रोटोकॉल। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पूछेगा तो वो ओजोन लेयर से रिलेट करता है। आज की क्वेश्चन नंबर 4 में कहा जा रहा है, विच इंडियन सिटी इज नोन एज सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया। किसे कहा जाता है? सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया बेंगलुरु को कहा जाता है, क्योंकि वहां का आईटी सेक्टर की वजह से। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा जा रहा है, द साइमन कमीशन ऑफ 1927। जो साइमन कमीशन था 1927 का, उसे बॉयकॉट करा गया था। क्यों बॉयकॉट करा गया था? चार तरह के ऑप्शन एक बार पढ़ लो। क्योंकि इसमें पार्टीशन हुआ था, कोई इंडियन मेंबर नहीं था, इंडिपेंडेंस को अपोज कर से टैक्सेस बढ़ा दिए थे। साइमन कमीशन को व्हाइट मैन कमीशन भी कहा गया, साइमन कमीशन गो बैक के नारे भी लगाए गए थे। और ऐसा सब कुछ क्यों हो रहा था? क्योंकि इसमें कोई भी इंडियन मेंबर नहीं था, इट हैड नो इंडियन मेंबर्स। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 आज आपके सामने स्क्रीन में कहा जा रहा है, विच कंट्री होस्टेड द फर्स्ट मॉडर्न ओलंपिक गेम्स इन 1896। पहली बार जो ओलंपिक गेम्स हुए 1896 की, वो कौन सी कंट्री ने होस्ट करा था? ग्रीस ने होस्ट करा था। एथेंस की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जहां पर सबसे ज्यादा गोल्ड यूएस ने लाए थे, सबसे ज्यादा मेडल यूएस ने लाए थे, 20 मेडल आए थे, इसमें से 11 तो गोल्ड ही लेकर आए थे। आगे चलेंगे, आज के क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे। कहा जा रहा है, राइट टू एजुकेशन एक्ट। राइट टू एजुकेशन एक्ट जो है वो कौन से साल में इनेक्ट करा गया था? 2009 अप्रैल का वो मंथ था जब इस एक्ट को इनेक्ट करा गया था, लागू करा गया था। लेकिन आपको पता है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 21 ए आर्टिकल आपको देखने को मिलता है, 86 अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू से लाया गया था, 2002 वाले अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू, है ना, जो कंपल्सरी एजुकेशन की यहाँ पर बात करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज का क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने स्क्रीन में है। यहाँ पर कहा जा रहा है, विच इंडियन स्टेट बिकेम द फर्स्ट टू इम्प्लीमेंट द यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड सबसे पहले किसने इम्प्लीमेंट करा इंडिया में? उत्तराखंड ने इम्प्लीमेंट करा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा जा रहा है, विच अमंग द फॉलोइंग सेपरेट्स मिनिकॉय टू मेन लक्षद्वीप। इनमें से कौन सा डिग्री चैनल ऐसा है जो मिनिकॉय को मेन लक्षद्वीप से अलग करने का काम करता है? तो वो 9 डिग्री चैनल है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 में कहा जा रहा है, जो बगलिहार डैम है वो जम्मू कश्मीर की कौन सी नदी पर देखने को मिलता है? जम्मू कश्मीर की चिनाब नदी में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 11 में कहा जा रहा है, 2011 के सेंसस की बात करेंगे, कौन सी स्टेट इंडिया में ऐसी जहाँ की रूरल पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है, यानी कि ग्रामीण पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है, वो कौन सी स्टेट है? वो यूपी है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसी तरीके से कहा जाए कि 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग कौन सी स्टेट इंडिया में ऐसी है जहाँ की अर्बन पॉपुलेशन सबसे ज्यादा रही? तो अर्बन पॉपुलेशन महाराष्ट्र की सबसे ज्यादा रही। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर कहा जा रहा है, विच इंडियन फ्रीडम फाइटर। कौन से इंडियन फ्रीडम फाइटर की बात करें, उन्होंने स्लोगन दिया था जय जवान जय किसान। जय जवान जय किसान की बात करेंगे, लाल बहादुर शास्त्री जी का नाम आता है। लाल बहादुर शास्त्री जी आपको ऑप्शन नंबर डी में देखने को मिल रहे हैं, वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करेंगे। वीडियोस अच्छी लगे तो वीडियोस को शेयर कीजिएगा। आज के जीके के क्वेश्चन बड़े कॉमन है, अगर आप एग्जाम की तैयारी कर तो सभी के आंसर को पता होने चाहिए थे।
हु डिजाइन द इंडियन नेशनल फ्लैग, इंडियन नेशनल फ्लैग किसने डिजाइन करा था? पिंगली वेंकैया, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जीके की कैटेगरी का आज का लास्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है गोल्डन फाइबर रिवॉल्यूशन। एक गोल्डन रिवॉल्यूशन अलग होता है, ये गोल्डन फाइबर रिवॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। ये किससे रिलेट करता है? ये जूट की प्रोडक्शन से रिलेट करता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर आप कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हो अग्निवीर जीडी के कोर्स को, जहां पर आपको लेक्चर वगैरह भी मिलेंगे, थ्योरी वगैरह भी मिलेगी, मिनिमम प्राइस में अगर आपको चाहिए, आपको इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां पर जाकर अग्निवीर जीडी के कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हो। आज की क्वेश्चन नंबर 16 की बात करेंगे। कहा जा रहा है विच एलिमेंट हैज द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ऑल नॉन एलिमेंट्स। कौन सा एलिमेंट ऐसा है जिसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलेगा? इनमें से टंगस्टन की बात करेंगे, 3500 डिग्री के आसपास आपको देखने को मिलता है, तो टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 में कहा जा रहा है व्हाट इज द प्राइमरी कॉज ऑफ एसिड रेन। एसिड रेन का मेन रीजन क्या है? जो एमिशन होता है, जो सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स निकलते हैं, इसकी वजह से एसिड रेन की प्रॉब्लम आती है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 18 में कहा जा रहा है गोल्ड का सिंबल क्या है? गोल्ड का सिंबल जो है वो आपको यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी में एयू, जो कि लैटिन वर्ड ऑरम से लिया गया है, और इसका जो एटॉमिक नंबर है वो 79 आपको देखने को मिलता है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन, कौन से विटामिन की जो कमी होगी तो स्कर्वी डिजीज आपको देखने को मिलेगा? विटामिन सी की डेफिशिएंसी होगी, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 20 में कहा जा रहा है विच गैस इज द मोस्ट अबंडेंट इन मार्स एटमॉस्फेयर। मार्स के एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा गैस जो पाई जाती है वो कौन सी है? वो कार्बन डाइऑक्साइड है, 95%, तो ये देखने को मिलती है। विच ब्लड ग्रुप इज नोन एज यूनिवर्सल डोनर। यूनिवर्सल डोनर किसे कहा जाता है? ओ नेगेटिव को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला फॉर ओजोन। ओजोन का फॉर्मूला क्या होता है? O3 होता है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को किस नाम से जाना जाता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 24 में कहा जा रहा है विच टाइप ऑफ बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन एटम्स। जब एटम्स इलेक्ट्रॉन सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं तो हम कौन सी बॉन्ड कहते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच एलिमेंट इज नोन एज द किंग ऑफ एलिमेंट्स। किंग ऑफ एलिमेंट्स क्यों कहा जाता है? क्योंकि मैक्सिमम कंपाउंड ही बनाने का काम करता है, तो किसे किंग ऑफ एलिमेंट्स कहा जाता है? ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए, ऑप्शन नंबर ए कार्बन, कार्बन को कहा जाता है किंग ऑफ एलिमेंट्स। क्वेश्चन 26 में कहा जा रहा है द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम कंटेन्स। एटम के न्यूक्लियस में आपको क्या देखने को मिलता है? एटम का जो न्यूक्लियस उसमें प्रोटॉन भी होते हैं और न्यूट्रॉन भी होंगे, और इलेक्ट्रॉन चारों तरफ चक्कर लगा रहे होते हैं, तो प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 27 में कहा जा रहा है द प्राइमरी डिफरेंस बिटवीन आरएनए एंड डीएनए। आरएनए और डीएनए के बीच में कई सारे डिफरेंस होते हैं, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो राइबोज शुगर वाला आप देखोगे, ये ऑप्शन नंबर बी हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाता है। यहाँ पे थोड़ा अलग ही तरीके के ऑप्शन दिए हुए हैं, सही तरीके के ऑप्शन यहाँ पे बने ही नहीं है। व्हाट इज द प्रिंसिपल बिहाइंड द वर्किंग ऑफ रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर किस काम पे वर्क करता है? हालांकि रिवर्स कार्नोट साइकिल पे काम करता है, बट ऑप्शन के हिसाब से देखा जाएगा तो इवेपोरेशन और कंडेंसेशन पे काम करता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 29 में कहा जा रहा है वो प्रोसेस जिसके अकॉर्डिंग सॉलिड जो है वो डायरेक्टली गैस वाली स्टेट में चेंज होता है, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? जब सॉलिड डायरेक्टली गैस में चेंज होता है इस प्रोसेस को सब्लिमेशन कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 में कहा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। इनमें से स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कौन सा है? तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलेंगे, सल्फ्रिक एसिड बोलेंगे, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स की वैल्यू क्या होगी? अगर 2x प्लस 3 इक्वल्स टू 7x माइनस 12 के बराबर है, यहाँ से मैं एक काम करता हूँ, एक्स वाले को इस तरफ लेके आता हूँ, 12 को इस तरफ लेके आता हूँ, तो 3 12 प्लस का बन जाएगा, 7x वहीं पे रखो, 2x जब यहाँ पे रहेगा तो माइनस हो जाएगा। ऐसे 5x मेरे पास 15 के बराबर आ जाएगा, ये 5 डिवाइड में चल जाएगा तो x मेरे पास 3 के बराबर आ जाएगा। ये हमें ऑप्शन नंबर ए में देखने को मिल रहा है, वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट में कहा जा रहा है कि आदमी अगर किसी आर्टिकल को 800 रुपये में खरीदता है, मतलब कॉस्ट प्राइस 800 है, तो जो बेच रहा है तो 1000 रुपये में, यानी कि सेलिंग प्राइस 1000 रुपये है, तो प्रॉफिट परसेंट क्या होगा? प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है? प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 100। कितना प्रॉफिट हुआ? 800 में लिया और 1000 में बेचा, 200 रुपये का प्रॉफिट हुआ, अपॉन सीपी कितना था? 800 मल्टीप्लाई बाय 100। इसको बस कैलकुलेट करना है आपने, तो 2 1 2 2 4 8, 4 को 25 से करो, 25% ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल रहा है, वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 33 में कहा जा रहा है, और आपको बताना चाहूंगा अगर आपको जैसे किसी भी एग्जाम की तैयारी करनी है ना, हमारे एक फाउंडेशन कोर्स भी चल रहा है,
आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हो हमारी एप्लीकेशन AKS क्लासेस में जाके। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ A एंड B इज 3:5। A और B की जो एज की रेशियो 3:5 है, अगर उनके एज का सम 56 है, रेशियो का सम भी होगा वही एज का सम होगा, तो 8 रेशो, क्योंकि रेशो 3 और 5 में 8 रेशो बनाएंगे, 8 रेशो 56 के बराबर है, तो एक रेशो किसके बराबर हो जाएगा 56/8, यानी कि 1:7 के बराबर हो जाएगा। अगर 1:7 के बराबर है तो A की उम्र कितनी हो जाएगी, ये 3 रेशो के बराबर था, 1:7 के बराबर, तो 3 रेशो किसके बराबर हो जाएगा, 7 को 3 से मल्टीप्लाई करो 21, तो जिसमें ऑप्शन 21 है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट में कहा जा रहा है अगर एक ट्राइंगल है उसके सभी एंगल्स की रेशियो ये है, तो लार्जेस्ट एंगल कितना हो जाएगा, आपको तो ट्राइंगल के सभी एंगल का सम 180 डिग्री होता है, और रेशो के सभी का अगर मैं एंगल का सम करूंगा 4 तो 9 रेशो 180 डिग्री के बराबर, तो एक रेशो किसके बराबर हो जाएगा 180/9, यानी कि 1:20 के बराबर हो जाएगा। तो सबसे बड़ा एंगल कौन सा है, जो सबसे बड़ी रेशियो है 4 रेशो, अगर 1:20 के बराबर, तो 4 रेशो किसके बराबर हो जाएगा, 20 को 4 से मल्टीप्लाई करो 80 आंसर आ जाएगा, 80 डिग्री ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल रहा है। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे कहा जा रहा है अगर A/B जो है वो 4:5 के बराबर है, ठीक है, और B/C जो है वो 3:7 के बराबर है, तो A/C क्या हो जाएगा, जो साथ में होता है वही हमको साथ में लिख देना होता है ना। 4 को 3 से मल्टीप्लाई करो 12, 5 को 3 से मल्टीप्लाई करो 15, 5 को 7 से मल्टीप्लाई करो 35, तो A/C 12:35 के बराबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 36 में कहा जा रहा है आपको HCF निकालना है 36 और 48 का, तो 36 और 48 का अगर मैं गैप निकालूंगा तो 12 को गैप आता है, 12 के टेबल में ये भी आता है, 12 के टेबल में ये भी आता है, तो 12 भी हमारे पास HCF हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 37 की बात करेंगे, कहा जा रहा है अगर 3 आदमी किसी काम को 8 दिनों में करते हैं तो 4 आदमी सेम काम को कितने दिनों में करेंगे। आपको पता है फॉर्मूला M1D1 = M2D2 होता है। M1 कितना 3, D1 कितना 8 दिनों में काम करते हैं, नेक्स्ट M2 कितना 4 आदमी है, कितने दिनों में काम करेंगे वही तो कैलकुलेट करना है। तो 3 × 24 = 4 × D2, ये 4 डिवाइड में चला जाएगा, तो 24/4 6 के बराबर हो जाएगा, देखिए 6 दिनों में काम करेंगे, वो हमें ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल रहा है, वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 38 की बात करेंगे, कहा जा रहा है एक ट्रेन है जो कि ट्रेवल करती है कितनी स्पीड में, 60 किलोमीटर/आवर की स्पीड में ट्रेवल करती है, और फिर उसके बाद कहा जा रहा है ये 2.5 घंटों में कितना ट्रेवल कर लेगी। तो देखिए यहाँ पर क्या है, ट्रेन की आपको स्पीड दी है और इतने टाइम में कितना वो ट्रेवल कर लेगी आपको बताना है। डिस्टेंस आपको निकालना है, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम, है ना। जैसे हमारे पास स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस किसके बराबर, स्पीड इंटू टाइम के बराबर हो जाएगा। स्पीड कितनी है 60 और टाइम कितना 2.5 घंटे का टाइम ले रहा है, तो 25/10 भी कर सकता हूँ, 0 0 काट दो, 25 को 6 से मल्टीप्लाई करो 150 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 की बात करेंगे, कहा जा रहा है अगर एक सर्कल है उसका पेरीमीटर 44 सेंटीमीटर है तो उस सर्कल का एरिया कितना हो जाएगा। हमें पता है पेरीमीटर का फॉर्मूला का, तो सर्कल का पेरीमीटर कैसे निकालते हैं 2πr, और ये पेरीमीटर 44 के बराबर दिया हुआ है, यहाँ से अगर 2 × पाई केवल 22.7 लिखो इंटू आर, ये 44 के बराबर हो जाएगा। आपको पता 2 को 22 से मल्टीप्लाई करो 44, ये 44 और ये 44 कट जाएंगे, तो आर मेरे पास किसके बराबर, ये 7 वहां पे चल जाएगा, आर 7 के बराबर हो जाएगा। रेडियस मुझे मिल गया, अब मुझे सर्कल का एरिया निकालना है, एरिया का फॉर्मूला क्या था πr², यानी कि 22/7 इंटू आर, ये साथ साथ कट जाएगा, इनको मल्टीप्लाई करो 7 × 14, 154 हमारे पास आंसर आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में भी 154 है लेकिन सिर्फ सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर स्क्वायर आना चाहिए था, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 40 की बात करेंगे, कह रहे हैं रेशियो है एरियाज ऑफ 2 स्क्वायर, देखो 2 स्क्वायर हैं उनके एरिया का रेशियो आपको दिया है, कितना है 25/36, उनके साइड की रेशियो क्या हो जाएगा, आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है, एरिया कैसे निकालते हैं, साइड का स्क्वायर ऐसे निकालते हैं, ये स्क्वायर यहाँ पे जाके अंडर रूट बन जाएगा, तो S1/S2 मेरे पास किसके बराबर हो जाएगा 5/6, ये मुझे बताना था, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलेंगे, क्वेश्चन 41 की बात करेंगे, कहा जा रहा है 7 नंबर हैं उनकी एवरेज 42 दी है, और अगर पहले 6 नंबर ये हैं तो बताओ 7th नंबर क्या हो जाएगा।
आपको पता है एवरेज का फॉर्मूला सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एवरेज को नंबर से मल्टीप्लाई करो। एवरेज है 42 और नंबर है 7। इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 7 टू 14, 7 4 20 294, यानी कि जो 7 नंबर थे इनका सम कितना आता है, 7 नंबर का सम मेरे पास आता 294 है ना। 7 नंबर का सम मेरे पास 294 आ गया और 6 नंबर मुझे दिए हुए 7वां नंबर बताना है, तो मैं इन 6 नंबर का भी सम निकाल देता हूँ। इन 6 नंबर का जब मैं सम करूँ तो मेरे पास कितना आएगा, देखो 40 80 110 160 200 230 238 240 247 तो 252 252 मेरे पास आ जाएगा। 7 नंबर का सम ये है, 6 नंबर का सम ये है। अगर इनका डिफरेंस निकालूंगा बचा हुआ नंबर मिल जाएगा। 4 में से 2 गए 2, 9 में से 5 गए 4, तो यहाँ पे 42 के आसपास आ रहा है। ऑप्शन पे कोई मिस्टेक हुई है, मुझसे कोई मिस्टेक हुई है, आप एक बार देख लीजिएगा। जो भी डिफरेंस करने पे आएगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 42 की बात करेंगे, कहा जा रहा है एक आदमी है, उसको 15% ज्यादा मार्क्स लेते हैं, जितने पासिंग मार्क्स है ना उससे 15% ज्यादा लेता है। तो बताओ कितने मार्क्स उसने लिए। देखो पासिंग मार्क्स थे 200, उसने 15% ज्यादा लिए, इसका मतलब 115% ज्यादा लिए। तो 115% को ऐसे लिखता हूं मैं, ये 2 0 कट जाएंगे, 115 को 2 से मल्टीप्लाई कर 230 आ जाएगा। 230 नंबर उसने लाए, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैं आपको क्वेश्चन समझा नहीं रहा, सिर्फ सॉल्व करवा रहा हूँ। क्यों, क्योंकि ये मॉक टेस्ट है, मॉक टेस्ट आपको मैं सॉल्व करवा रहा हूँ। समझना है, आप कोर्स ज्वाइन करो, आपको आराम से समझ आ जाएगा सब कुछ। क्वेश्चन 43 में कहा जा रहा है द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 144। दो नंबर हैं, उनका प्रोडक्ट 144 दिया है। आपको पता है एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स होता है। एलसीएम 36 है, जीसीडी हम एचसीएफ को ही बोलते हैं। प्रोडक्ट 144 के बराबर है। जीसीडी या एचसीएफ एक ही बात है, एचसीएफ आपको कैलकुलेट करना है। 144 अपॉन 36 कर लो। अगर 3 के टेबल से काटूंगा, 3 1 3, 3 2 6, 3 4 12, 3 6 24, 2 6 12, 2 23 23/6 वगैरह कुछ आ रहा है। यहाँ पे कोई ना कोई मिस्टेक वगैरह हुई होगी, या फिर ऑप्शन में कोई ना कोई मिस्टेक हुई होगी। आप देख लीजिए क्या यहाँ पर मिस्टेक हो रही है, तो उसके अकॉर्डिंग आप इसका आंसर कर लीजिएगा। आगे चलते क्वेश्चन 44 में कहा जा रहा है एक आदमी है, किसी आर्टिकल को 12% की लॉस में बेचता है। अगर सेलिंग प्राइस इतना तो कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा। सिंपल सा फॉर्मूला है, सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस इंटू 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100, ये फॉर्मूला है। सेलिंग प्राइस आपको पता है, लॉस परसेंट आपको पता है, सिर्फ सीपी ही तो निकालना है। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो और कमेंट सेक्शन में बताओ क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 में कहा जा रहा है एक आदमी है, वो इस स्पीड से घूमता है पहले 3 घंटे में, फिर उसकी स्पीड इतनी है अगले 2 घंटे में। टोटल डिस्टेंस किसके बराबर हो जाएगा। आपको तो डिस्टेंस किसके बराबर होता है, स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस स्पीड इनटू टाइम के बराबर आ जाएगा। सॉरी, पहले केस में अगर मैं डिस्टेंस निकालूंगा तो स्पीड को टाइम से मल्टीप्लाई करो 15, दूसरे केस में स्पीड को टाइम से मल्टीप्लाई करो 12, 15 और 12 मिलकर 27 बन जाएंगे। तो टोटल डिस्टेंस उसने कितना कवर किया, 27 किलोमीटर का। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। हालांकि आज के क्वेश्चन में मैथ के क्वेश्चन एक्स्ट्रा ऐड हो गए, क्योंकि 50 45 क्वेश्चन तक मैथ है तो उसके ऊपर रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं, बट आगे तो मैंने कहा कोई बात नहीं, कर ही लेते हैं। एलसीएम निकालना है 18 24 और 30 का कितना हो जाएगा। आप अगर एलसीएम इस तरीके से निकालते हो 18 24 और 30 का, है ना। अगर मैं 3 के टेबल से काटूं, 3 6 18, 3 8 24, 3 10 30। अगर मैं 2 के टेबल से काटूं, 2 3 6, 2 4 8, 2 5 10। अगर मैं इन सभी का एलसीएम निकालूंगा 5 10 15 20 25 30 35 40, है ना। तो इनका भी एलसीएम अगर मैं और शॉर्ट करना चाहूंगा, तो अगर 3 के टेबल से काटूंगा तो 4 और 5 का एलसीएम मेरे पास 20 आ जाएगा। 20 को 3 से 60, 60 को 2 से 120, 120 को 360, 360 हमारे पास आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 47 में कहा जा रहा है एक क्यूब है, उसका सरफेस एरिया आपको दिया हुआ है, तो लेंथ कितनी हो जाएगी। आपको पता है क्यूब का सरफेस एरिया का फॉर्मूला 6 इंटू साइड का स्क्वायर, है ना, और सरफेस एरिया 600 के बराबर दिया हुआ है। ऐसे साइड का स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, 100 के बराबर, और साइड 10 के बराबर, वही आपसे पूछा था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 में कहा जा रहा है एक आदमी 5 किलोमीटर नॉर्थ जाता है, फिर 3 किलोमीटर ईस्ट जाता है, फिर 4 किलोमीटर साउथ जाता है। तो स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूरी पर है, ये 5 नॉर्थ, तो ये 1 नॉर्थ बन जाएगा और 3 ईस्ट बन जाएगा ना। 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1 10। तो यहाँ पे कुछ मिस्टेक वगैरह हुई है, तो क्वेश्चन में कोई मिस्टेक वगैरह से डायग्राम का अगर तरीके से करेगी। एक आदमी पहले 5 किलोमीटर नॉर्थ में जाता है, फिर 3 किलोमीटर ईस्ट में जाता है, फिर 4 किलोमीटर साउथ में आ जाता है। स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूरी पर है, ये तो आपको कैलकुलेट करना है ना। तो ये आपको अगर कैलकुलेट करना तो ये 1 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा,
तो वही √10 आता है, बट ऑप्शन से कहीं ना कहीं गलती वगैरह हो चुकी है, तो वो देखना पड़ेगा कहाँ पर गलती हुई है। आज के क्वेश्चन में मैक्सिमम ऑप्शन से मिस्टेक आपको देखने को मिल रही है। क्वेश्चन नंबर 49 आपको देखने को मिल रहा है, यहाँ पर कहा जा रहा है इन अ रो ऑफ 40 स्टूडेंट्स की एक रो है, उसमें ए 15th नंबर पे आता है लेफ्ट साइड से। राइट साइड पोजीशन क्या हो जाएगी, आपको पता है टोटल फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। टोटल 40 स्टूडेंट है, लेफ्ट से 15th नंबर पे आता है, राइट का पता नहीं, -1 कर लो। 15 में से 1 माइनस करोगे 14, 40 इक्वल्स टू 14 प्लस राइट, तो 14 वहां पे जाके माइनस हो जाएगा, तो 40 माइनस 14 इक्वल्स टू राइट। 36 आपके पास आंसर, सॉरी 26 आपके पास आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल रहा है। आज के लास्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, कहा जा रहा है रैट की कोडिंग है RAT, रैट की कोडिंग है UDW। कैसे करेगी यह कोडिंग? R 18 नंबर पे आता है, U 21 नंबर पे आता है, +3 किया हुआ है, A फर्स्ट नंबर पे, D फोर्थ नंबर पे +3 किया हुआ है, तो +3 का कंसेप्ट चल रहा था। C में जब मैं +3 करूंगा तो F आ जाएगा, फिर D आ जाएगा, और T में FDW। ऑप्शन नंबर ए में देखने को मिल रहा है, वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ आज के 50 क्वेश्चन का सेट यहाँ पर कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ आपको सही क्वेश्चन लगे होंगे, आप वीडियो को शेयर भी करोगे, सो दैट और भी मॉक टेस्ट इस तरह के आते रहें। थैंक यू और जय हिंद।